बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर तनाव ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी तनाव कम होता है और फिर एकदम बढ़ जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी हेल्प की वफाकी हुकूमत की। जो पश्तून कौमी जरगे वाला मामला था उसमें बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब था, परेशानी थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी थी वफाकी हुकूमत में और इदारों में कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अब वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो एक जरगा करना चाह रहे हैं। उनकी पुरानी एक रवायत है जो उनकी सैकड़ों सालों से चली आ रही है, तो वो जरगा तो होना था। बहरहाल वो जरगा हो रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी मदद की। लेकिन उस मदद के बदले में ना वो अपने लीडर की एक मुलाकात करवा सके, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात तो हो ही जानी चाहिए थी, ना वो करवा पाए। और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी नाजायज़ तौर पर कैद में है, यानी उनके ऊपर अजीबोगरीब किस्म का मुकदमा बनाया गया है। अब दोबारा उनका रिमांड है, देखते हैं कि जज दोबारा क्या करते हैं उनके साथ। होना तो ये चाहिए कि उन्हें आज़ादी मिल जाए। देखिए, इमरान खान के लिए छोटी बात नहीं है। उनकी अहलिया को जेल में रखा गया है। जब भी वो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान से या अपनी पार्टी के लोगों से, या कोई भी स्टेटमेंट आता है, तो इमरान खान अपने हर स्टेटमेंट में अपनी वाइफ का जिक्र ज़रूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी जो है गैर सियासी है, सिर्फ मेरे साथ उसका एक ताल्लुक उसकी वजह से उसको जेल में बंद किया हुआ है। और वो ये भी बताते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और इस एक बात के ऊपर इमरान खान साहब को गुस्सा भी बहुत है। दूसरी जानिब अब उनकी बहनें जो बचपन से उनके साथ हैं, उनकी बहनें, उनका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई की, यानी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनकी बहनें कहीं दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन अब जब वो बुरे हालात में हैं तो उनकी बहनें निकली और अपने भाई की मदद के लिए आई, ख़ास तौर पर जब वो जेल में चले गए। तो अब वो जो उनकी बहनें हैं उनको गिरफ्तार किया जाना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, जुल्म है। कोई आम भाई भी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और इमरान खान जैसा आदमी उसके लिए ये रेड लाइन है जिसको क्रॉस किया गया है। तो इसका इमरान खान साहब क्या रद्द अमल देते हैं ये भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अब यहाँ पे दो मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक मौक़िफ़ है फेडरल गवर्नमेंट का। और कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज ना करे। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये चल रहा है मामला तब तक आप एहतजाज ना करें। लेकिन एक सवाल और भी है ना कि क्या जब तक ये इजलास चल रहा है तब तक हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी? तब तक लोगों को घरों से अगवा किया जाना रुक जाएगा? क्या तब तक लोगों पर तशद्दुद रुक जाएगा? क्या तब तक चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल करना भी रुक जाएगा? क्योंकि जब आप लोगों को मारते हैं तो लोग चीखते हैं, उन्हें जब तकलीफ होती है। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें मारें और वो उनके मुंह से आवाज़ ही ना निकले। तो फिर गारंटी वहाँ से भी आनी चाहिए ना कि जी हम आईनी तरमीम भी रोक देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी रोक देते हैं, फिर इमरान खान से मुलाकात भी करवा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफर किया है कि हमने 15 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया। पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो आप देख लें, आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी कि मामला कहाँ तक पहुँच गया, इंटेंसिटी इस वक्त क्या है। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है, और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान से फौरी मुलाकात ना करवाने की सूरत में 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। और यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो तहरीक इंसाफ के हर कारकुन को कह देंगे पूरे पाकिस्तान में कि वो फिर इस्लामाबाद पहुंचे। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। इसमें जुल्फी बुखारी का स्टेटमेंट है, इसमें मुराद सईद का स्टेटमेंट है। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि कप्तान के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही, खान से मुलाकात हमारी करवाई जाए। जबकि मुराद सईद ने कहा कि अगर फौरी तौर पर इमरान खान साहब से उनकी बहन, डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और यूनियन कौंसल और VC तक के तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुराद सईद ने क्लियर की है, और ये बात मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब एक दफ़ा की तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि कितना बड़ा ख़तरा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अडियाला जेल चले जाना चाहिए और अडियाला के बाहर धरना दे देना चाहिए। इमरान खान के सारे मुकदमे तो ख़त्म हो गए हैं, अब तो उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, उनको बेल मिले, वो बाहर आए। तो ये ज़्यादती के खिलाफ खड़े होने के लिए कारकुनों को चाहिए कि वो अडियाला जाए, वहाँ जाके धरना दे दें, उधर जाकर बैठे। तो इस पर मुझे अली अमीन गंडापुर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी कि ये इससे इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है। यानी हम वहाँ पे एहतजाज करने जाएं, हमारे बहाने वो कोई एक्टिविटी कर दें और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बना दें और बाद में खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाएं
اور وہ یہ کہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ذمہ دار ہے جو یہاں پہ لوگوں کو لے کر آئی تھی، اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ تو مراد سعید کا جو جملہ ہے وہ ایز اٹ از میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے، اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی کچھ لوگ ماضی میں یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے، لوگ آ سکتے ہیں، ہجوم آ سکتا ہے۔ تو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایسا کبھی کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا تھا کہ لوگ اگر اڈیالہ کی طرف جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے، یہی بات مراد سعید صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جی فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر عوامی احتجاج، یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ مراد سعید نے کہا جی کہ جتنے مرضی آپ رکاوٹیں ڈالیں، جو مرضی آپ کریں، جتنے مرضی آپ خندقیں کھودیں، لوگوں نے آنا ہے تو پھر لوگوں نے پیدل بھی آ جانا ہے اور ہم اب نہیں رکنے کے۔ وہ یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا میں آپ کو بتا دوں اپوزیشن لیڈر ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ طارق متین صاحب کے وی لاگ میں نے سنی اور دوستوں نے بھی کہی کہ مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر اڈیالہ جیل میں تنہا کر دیا گیا ہے اور انہیں 6 اکتوبر 2024 سے لے کر اب تک اپنے سیل سے جو باہر سین والا علاقہ ہے وہاں پہ بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یعنی وہ جو چھوٹا سا کمرہ آپ نے دیکھا ہوا ہے 4-5 فٹ بائی 8 فٹ کا، اس کے اندر عمران خان صاحب ہیں، اس سے باہر وہ نہیں آنے دے رہے۔ جو کھانا انہیں فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش ہے۔ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ایک دانت میں درد ہوئی تھی، اور وہ دانت میں درد جب ہوتی ہے آپ کو زیادہ تو بعض اوقات آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے جو رپورٹ کیا گیا وہ یہ ہے، جیل کے ذرائع سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، کلیم کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انفیکشن بڑھتے بڑھتے عمران خان صاحب کے کان میں اور سر میں درد شروع ہو گئی شدید۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو ذاتی معالج ہے ان کو بلایا جائے، میں ان کو ایک دفعہ چیک اپ کروانا چاہتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب سے ساری ملاقاتیں روک دی گئی ہیں۔ اب دوسری جانب ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی خاموشی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں اور کیسی تیاری کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب وہ 4 تاریخ کو آئے تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، 5 تاریخ کو وہ پہنچے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے عبور کی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور کیا حکومت اتنے بڑے پیمانے پر رکاوٹیں لگا سکتی ہے۔ دیکھیں اسلام آباد میں اتنا بڑا سمٹ ہو رہا ہے تو حکومت اس کو سبوٹاج نہ کرے، حکومت ماحول خراب نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے اتنی سی، حکومت یہ کہہ رہی ہے جی ہم کسی شرپسند کو یہاں نہیں آنے دیں گے، حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ اب دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ان کی کمین گاؤں پہ جا کر حملہ کریں گے۔ خواجہ آصف اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وزیر انفارمیشن جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سمٹ ہو اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، لیکن سیم ٹائم پہ ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے کرنی ہے، یعنی وہ حکومت جو صبح 7 بجے اڈیالہ کا دروازہ کھولتی ہے اور اعظم سواتی جیسے بندے کی جا کے ملاقات کروا دیتی ہے، وہ حکومت جو آدھی رات کو عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیا وہ حکومت 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو عمران خان کی اور پارٹی کی قیادت کی ملاقات نہیں کروا سکتی؟ بالکل کروا سکتی ہے، اگر وہ یہ ضد چھوڑ دیں اور اس ضد سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ دیکھیں عمران خان سے نہ ملوانے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا، اس معاملے پہ عمران خان صاحب کا فوری ری ایکشن نہ آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئینی ترمیم کے حوالے سے عمران خان صاحب کوئی نیا لایا عمل نہ دے دیں۔ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس وجہ سے تاکہ آئینی ترمیم کر لی جائے، عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اب صرف ایک ملاقات کروانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کی ایک بہن ہے، انہوں نے کہا جی میری ملاقات کروا دیں، مجھے پتا تو چلے میرا بھائی کے سال میں، نورین صاحبہ جو ہیں۔ اب حکومت کے لیے اتنی سی بات ہے، چھوٹی سی، اور یہ پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، ایک ملاقات ہی کروانی ہے۔ کون سی؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ تو اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو سارا معاملہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اب ایک اور چیز ہے، جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا بازار ابھی تک گرم ہے، اور ایک ایم این اے انہوں نے تو کلیم کیا کہ 70 کروڑ تک آفر ان کو دی گئی ہے، یعنی انہوں نے اپنا نام لے کر کلیم کیا کہ 70 کروڑ کی آفر ان کو دی گئی۔ ملک شفقت ایوان صاحب نے یہ کہا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھیوں کو 1 ارب تک کی آفر پہنچا دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا حکومت اتنے پیسے دے نہیں سکتی، نہ حکومت اتنے پیسے دیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کی فائلیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں، ایک فائل پہ ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایم این اے خرید کے لائیں، آپ کے کام کروا دیے جائیں گے۔
मुबैना तौर पे, जो मुझे इस्लामाबाद से दोस्तों ने बताया। तो अब वो जो है MNAs की कोशिश कर रहे हैं, MNA मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कई लोगों की कीमत लग रही है, इंजॉय कर रहे हैं वो, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि वो लगड़ा घोड़ा बन जाएंगे जो किसी रेस में नहीं भाग सकेगा। उसके बाद सियासत और इज्जत उनके खानदान के लिए एक नापैद चीज बन जाएगी, ना वो कभी सियासत कर सकेंगे, ना वो कभी अपने इलाकों में इज्जत हासिल कर सकेंगे। तो अगर किसी ने सैक्रिफाइस करना है, 1 अरब कमाना है, 100 करोड़ 80 करोड़ कमाने, तो पैसे कमा के वो निकल जाए पाकिस्तान से बाहर, बाकी जिंदगी बाहर जाके गुजारे। बाकी इधर तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में और बाकी चीजों में, और बाहर भी जहां जाएगा वो पाकिस्तानी उसके साथ क्या करेंगे, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ लोग इस बात का शुबा कर रहे हैं, जिनमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने और जावेद चौधरी साहब ने एक जैसी बात की है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये कहते हैं कि अगर 25 तारीख आ गई और काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस आ गए, तो उनके आने के बाद इलेक्शन खुल जाएगा, और अगर इलेक्शन खुल गया तो इलेक्शन उड़ जाएगा और फिर ये हुकूमत जो है फारिग हो जाएगी। ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं साफ। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग के बाद 21 और 22 सीटें रह जाएंगी अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए और इलेक्शन खुल गया तो। फिर उन्होंने कहा जी कि MQM जो है वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी, वो तो एक सीट भी नहीं जीते। फिर उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी भी फारिग हो जाएगी और हुकूमत अदम एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लें, तो वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, तो ऐसी सूरत में हुकूमत घर चली जाएगी। तो इमरान खान की जमात हुकूमत में उस वक्त आ जाएगी और फिर इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पे उभरेगी, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। अडयाला जेल का दरवाजा अगर खुल गया तो सारे मुखालिफिन फारिग हो जाएंगे। ये जनाब जावेद चौधरी साहब का भी एनालिसिस है और ठीक एनालिसिस है। काजी फायद ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक तो देखें, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जब भी कोई चीफ जस्टिस जाते हैं, ये एक रिवायत है, और उसमें यह कहा गया है कि रिटायरमेंट आ रही है क्योंकि काजी फायद ईसा साहब की, तो 25 तारीख को एक फुल कोर्ट रेफरेंस और एक डिनर रखा गया है। अब इसमें काजी फायद ईसा साहब ने कह दिया जी कि मैं इसमें नहीं आ रहा और इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए कि 20 लाख रुपए या 2 मिलियन रुपए, 2 मिलियन याद रखिएगा, उन्होंने कहा 2 मिलियन खर्च हो जाएगा पाकिस्तानी कौम का, तो मैं नहीं चाहता कि ये पैसे खर्च हों मुझे अलविदा कहने के लिए, तो मुझे ये फेयरवेल ना दी जाए। बहरहाल ये किया जाता है, हर जज जब जाता है तो उनको एक फेयरवेल दी जाती है, तो काजी फायद ईसा साहब ये फेयरवेल नहीं लेना चाह रहे। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया जी वजह ये नहीं है, 20 लाख का कोई मसला नहीं है। काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए, आईनी तरमीम के लिए अब तक हुकूमत ने ये 20 लाख रुपया तो बहुत थोड़ा है, करोड़ों रुपए के खाने खा भी लिए और खिला भी दिए। सिर्फ फजलुर रहमान साहब के अपने जो किचन का और घर का बिल होगा ना, जितने उनके घर में चक्कर लगाए हैं सियासतदानों ने, जितने ज्यादा वहां जाके खाने खाए हैं और जितनी वहां पे हाई टीज हुई हैं, 2 मिलियन से ज्यादा का बिल तो वहां बन गया होगा फजलुर रहमान साहब के अपने घर में। तो हुकूमत ने तो अब तक, यानी जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर तो सैकड़ों मिलियन खर्च हो रहे हैं। यानी वो काजी फायद ईसा साहब जिनकी एक्सटेंशन के लिए या उनको एक नई अदालत बनाकर देने के लिए या आईनी तरमीम के लिए जो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोला अपने फैसले में, उन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप सिर्फ लिखे ना फिगर्स, तो सैकड़ों मिलियन जो है वो दांव पे लगे हुए हैं, और वो कह रही है 2 मिलियन का मामला है। तो रिपोर्टर्स ने बताया कि मामला 2 मिलियन का नहीं है। रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि मामला 2 मिलियन का नहीं है, मामला है कि काजी फायद ईसा साहब को इस बात का अंदेशा है कि वहां पे उनसे कोई सवाल जवाब ना कर दिए जाए या उनके ऊपर नुक्ताचीनी ना हो जाए उस रेफरेंस में जहां फुल कोर्ट आएगा। फिर एक और सहाफी हैं, उन्होंने ये बात की कि बहुत मुमकिन है कि उसमें बहुत सारे जज ना आए, यानी काजी फायद ईसा साहब का फेयरवेल है, उसमें जजों ने आना है, तो उसूलन तो जो 17 जज हैं, 19 जज हैं, उन सबको आना चाहिए। लेकिन जो इतलात हैं वो ये है कि 10 के करीब जज हो सकता है, 7, 8, 10 जज वो आए ही ना। और अगर वो 7, 8, 10 जज नहीं आते तो ये तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो अपने घर जा रहा है रिटायर होने पर और कोई उसे अलविदा करने भी नहीं आ रहा। तो ये भी एक शर्मिंदगी वाली बात है। वहां पे कोई शख्स जो है वो काजी साहब से कोई सवाल ना कर ले, कोई बात ना पूछ ले या कोई नेगेटिव चीज ना हो जाए, इसका भी डर है। तो काजी फायद ईसा साहब के हवाले से एक और खबर भी आ रही है कि 29 तारीख की उनकी सीट बुक है और काजी साहब बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कोई निजी किस्म का उनका कोई प्रोग्राम है या कोई निजी एक जो है वो इवेंट है, उसके लिए वो जा रहे हैं काजी साहब। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं उनकी टिकट बुक है, वो पाकिस्तान वापस शायद नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक कोशिश की जा रही है। बिलावल पूरा जोर लगा रहे हैं, जो PMLN है वो पूरा जोर लगा रही है, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो हुकूमत में हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं
MNAs کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق کچھ MNAs جو ہے PMLN کے اور پیپلز پارٹی کے وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ووٹ ڈالیں آئینی ترمیم پہ حملہ کرنے کے لیے, اور ان میں سے کچھ نے رابطہ بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, اور انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں تو ہم یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو آسرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی کوئی جو آفر ہے وہ سنجیدہ بھی ہے یا یہ بھی کوئی ایک ٹریپ ہے جس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو لانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آئینی ترمیم تو آئین پہ ایک طرح کا حملہ ہے, اور اس کو جو بھی روکے گا وہ پاکستان میں عوام کا ہیرو بن جائے گا, اور عمران خان صاحب بھی اس کا نام یاد رکھیں گے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا نام یاد رکھے گی. اب دیکھتے یہ ہے کہ 15 تاریخ تک حکومت اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتی ہے. اگر تو اسلام آباد آتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اسی شدت کے ساتھ اسلام آباد آتے ہیں, یا اب سچویشن مختلف ہوگی؟ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, اور بہت سارے جواب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں. جب تک عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی وہ جواب بھی نہیں ملیں گے. تو اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.